So AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series. तो तीनों resistance, inductance और capacitance तीनों अगर series में होगा, so उसमें हम लोग phasor diagram कैसे बनाते हैं वो पहले देखेंगे. So phasor treatment. So let a pure resistance R, a pure inductor L, and an ideal capacitor of capacitance C be connected in series. तो ये देखिए रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, इंडक्टर है कनेक्टेड और कैपेसिटर है कनेक्टेड, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. सो देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स, है ना, जिसपे कि ये कनेक्टेड, जिसके अक्रॉस. Now, as R, L, and C are in series, therefore, the current at any instant through the three elements have the same amplitude and phase. So, because ये तीनों series में, तो जो current इसमें होगा यही same current L में भी होगा, same C में भी होगा. तो current same हो रहा है, इसका मतलब इस current का same amplitude होगा और same phase होगा. Let it be represented by इस current को हम लोग let's say represent करते हैं किसी instant पे I naught sin omega t, where I naught is the maximum value. So I is equal to जो current यहाँ flow कर रहा है, that I is equal to I naught sin omega t. Now, however, voltage across each element bears a different phase relationship with the current now. तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है भाई, रेजिस्टेंस वाले के केस में तो करंट और वोल्टेज का सेम फेज होता है. इंडक्टर के केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वोल्टेज है वो करंट से राइट 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, यहाँ बना भी हुआ है देखो. और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री. तो ये तीनों के लिए बताया हुआ है, ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में है. यहाँ पे इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, आगे होगा. और उसी तरह यहाँ पे कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो है करंट से लैग करता है बाय 90 डिग्री, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री. So however, voltage across each element bears a different phase relationship with the current now. So maximum voltage across R is VR is equal to I naught into R. So this is the maximum voltage across resistance. Now, so maximum voltage across R is VR is equal to I naught into R. Now current phasor I naught is represented along OX. ठीक है, जो करंट फेजर है दैट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग OX, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम करंट फेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एज VR इज इन फेज विथ करंट, तो प्योरली रेजिस्टिव, अगर बस रेजिस्टेंस में हम देखते हैं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इन फेज विद द करंट, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर OA अलोंग OX. तो हम लोगों ने देखो ये OX के अलोंग, है ना, ये जो OA हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R. करंट और वोल्टेज ये दोनों सेम फेज में है, इसीलिए करंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही शो कर रखा है. उसके बाद सेकंड, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L VL इज इक्वल टू I नॉट इनटू XL, एज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री. है ना, हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, राइट. सो इसका मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OB along, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OB. तो ये जो फेजर है, ये फेजर VL को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फेजर है ये जो है VR को रिप्रेजेंट कर रहा है. OA जो है VR को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. सो OA इज रिप्रेजेंटिंग VR एंड OB इज रिप्रेजेंटिंग VL. थर्ड है द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस C कैपेसिटर is VC, which is equal to I naught into XC, as voltage across the capacitor lags behind the alternating current by 90 degree. यहाँ पे हमें पता है voltage across the capacitor lags behind the alternating current by 90 degree, right? So it is represented by OC
OC rotated clockwise through 90 degree and the direction of I naught, from the direction of I naught, OC is along OY dash. Now, as the voltage across L and C have a phase difference of 180 degree, voltage across L ये है और voltage across C ये है, इन दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है ये 180 डिग्री हो गया, VL और VC के बीच में. So as the voltage across L and C have phase difference of 180 degree, the net reactive voltage is VL minus VC. ठीक है, तो जो रिएक्टिव वोल्टेज है so net reactive voltage is VL minus of VC. So assuming that VL is greater than VC. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से ज्यादा है, तो जो रिएक्टिव वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, और VR हमें पता ही है. तो अगर हमें नेट वोल्टेज V निकालना है ना, तो नेट वोल्टेज V निकालना होगा तो ये VL माइनस VC, ये जो OB डैश है ये हो गया हमारा VL माइनस VC. VL माइनस VC को रिप्रेजेंट कर रहा है OB डैश. ठीक है, और ये जो है OA जो है VR को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OK जो होगा ये वोल्टेज, नेट वोल्टेज हो गया. सो विच इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर. ठीक है, so if you see this, so in the above figure it is represented by OB dash. तो ये हम लोग OB dash किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VL माइनस VC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. The resultant of OA and OB dash मतलब VR and VL minus VC is the diagonal OK of the rectangle OAKB dash. VR, VL and VC is phasor E naught. The vector sum of VR, VL and VC is the phasor E naught represented by OK, making an angle phi with the current phasor I naught. So OK is OA square plus OB dash square, मतलब VR square plus VL minus VC का होल स्क्वायर. VR को I naught R लिखते हैं, VL I naught XL है, I naught XC है. इसको सॉल्व कर लेंगे, I naught बाहर चला जाएगा, R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. So this is the net EMF E0. ठीक है, the total effective resistance of RLC circuit is called impedance of the circuit, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग ने देख रखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, रेजिस्टेंस था, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं. इन सब के रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RLC सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, and the value of impedance Z is equal to R square plus XL minus XC का whole square. So from figure, so ये हमारा Z का वैल्यू हो गया जिसको impedance कहते हैं. Right? From figure it is clear that an AC circuit containing RLC, the voltage leads the current by a phase angle of phi. Right? So tan phi is equal to AK by OA. So अगर हम लोग देखें ठीक है, सो ये जो है ए के बाय ओ ए कर दोगे तो ये tan फाई निकल जाएगा, वही चीज बता रहे हैं. ए के ये जो है दिस इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, और ये आर हो गया तो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, सो दैट इज tan फाई. सो एंगल इससे निकालते हैं और मैग्नीट्यूड हम लोग इससे निकालते हैं. क्लियर है बच्चों? यस सर.
So alternating EMF in the RLC circuit should be represented by E is equal to E naught sine omega t plus phi. So three cases arise here. First is when XL is equal to XC. So when XL is equal to XC, tan phi is equal to 0. So जब XL और XC बराबर हो जाएगा, मान लीजिए इधर के डायरेक्शन में ये R है, ये XL है और ये XC है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, XL माइनस XC 0 हो गया, तो वहां पे जो tan phi है, जो एंगल, that is equal to 0 और phi is 0. Hence voltage and current are in the same phase. The AC circuit is non-inductive in that case. So when XL is greater than XC, second case, जब XL XC से बड़ा है तो tan phi positive होगा. Therefore phi is positive. Hence voltage leads the current by a phase angle of phi. Voltage जो है leads the current by phase angle phi. The AC circuit is inductive dominated circuit, क्योंकि जो ये पॉजिटिव है ये वैल्यू, तो इसको हम लोग इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट कहेंगे. Now when XL is less than XC, right, tan phi in that case is negative, therefore phi is negative, hence voltage lags behind the current by a phase angle of phi. The AC circuit is called capacitance dominated circuit. AC circuit is called capacitance dominated circuit. ठीक है, XC बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट हो गया, XL बड़ा है तो इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट हो गया, और XL XC बराबर है तो नॉन इंडक्टिव सर्किट हो गया, प्योरली रेजिस्टिव हो गया. Now impedance triangle helps us to understand this concept. So as stated already, resistance R stands for ohmic resistance. So as stated already, resistance R stands for ohmic resistance. It arises on account of material of conductor, that is R is equal to rho L by A. Now the reactance X is the resistance that arises on account of opposing EMF induced due to change. So the reactance X is the resistance that arises on account of opposing EMF induced due to change in the strength of current. The inductive reactance XL is equal to omega L is the resistance offered by the inductor coil. तो ये जो XL है, is the resistance offered by the inductor coil. The capacitive reactance XC is equal to 1 by omega C is the resistance offered by the condenser. So अब जब हम लोग यहाँ पे जो y axis पे क्या लिखते थे, ये वैल्यू इज XL माइनस XC, x एक्सिस पे R का वैल्यू लेते हैं, और इससे जो Z है ये हमारा हाइपोटेनस को शो करता है रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो उससे हम लोग को Z का वैल्यू मिलता है. So as voltage across the inductor leads the current by phase angle 90 degree and voltage across capacitor lags behind the current by a phase angle of 90 degree. Therefore XL and XC have opposite sign. XL को positive, XC को negative. So total reactance is taken as plus minus XL minus XC. Plus तब जब XL is greater than XC, minus तब जब XL is less than XC. The total effective resistance offered by the RLC circuit is called impedance. तो जो RLC circuit total effective resistance जो offer करता है, that is known as impedance. Now it is represented by Z from three phasors. We know that VR is I naught R, VL is I naught XL, and VC is I naught XC. We obtain what is known as impedance triangle. So the base OA of this triangle represents ohmic resistance R,
द परपेंडिकुलर AK, तो इन तीनों से ना, इन तीनों से हम लोग को एक इम्पीडेंस ट्रायंगल मिलता है. सो यहाँ पे जो बेस OA of this triangle represents ohmic resistance R, perpendicular AK represent reactance XL minus XC, and diagonal OK represent impedance Z. Z is equal to root under R square plus XL minus XC whole square. And angle AOK is equal to phi, that is tan phi is XL minus XC divided by R. The reciprocal of reactance is called susceptance of the AC, reactance ka reciprocal of the AC circuit, and reciprocal of impedance is called admittance. ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि रिएक्टेंस का जो ऑपोजिट है, मतलब एक्सएल रिएक्टेंस है, एक्ससी रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हो गया, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उसको ससेप्टेंस कहेंगे. तो ससेप्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट एंड ससेप्टेंस ऑफ रिएक्टिव सर्किट, capacitive circuit, sorry. So both the susceptance and admittance, और जो reciprocal impedance का होता है उसको admittance कहते हैं. तो टर्म अलग अलग है. Z का 1 by Z हो जाएगा जो admittance, and 1 by XL या 1 by XC हो जाएगा susceptance. Both susceptance and admittance are measured in MHO mho, that is ohm inverse or Siemens. Now let us do these examples. So if you see this question, a resistance of 12 ohm, so जो R का वैल्यू दे रखा है 12 ohm, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ohm, मतलब XC का वैल्यू दे रखा है 14 ohm, and a pure inductor of inductance 0.1 Henry, L is equal to 0.1 joined in series and placed across 200 volt 50 hertz AC. तो वोल्टेज V is equal to 200 volt and जो फ्रीक्वेंसी न्यू is equal to 50 hertz. Calculate the current in the circuit, phase angle between the current and voltage. Take pi is equal to 3 लेने बोला है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ओमेगा है एक्सेल हम लोग को निकालना होगा, उसके लिए ओमेगा चाहिए. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, दैट इज 100 पाई. ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पता चल गया. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है 100 पाई इंटू 0.1, सो 10 पाई हो गया. सो विच इज इक्वल टू पाई का वैल्यू बोल रहा है 3 लेने के लिए, तो पाई का वैल्यू 3 लेने के लिए मतलब 10 इंटू 3 30 ओम हो गया एक्सएल का वैल्यू. Z is equal to root under R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. रूट अंडर R square means 12 square plus XL minus XC. XL 30 है, XC 14 है, 30 minus 14 का होल स्क्वायर. So this is 144. 30 minus 14 is 16 square, 256. Root under 400, which is equal to 20. Now current in this RMS value of the current is IV is equal to EMF, RMS value of EMF by Z. तो ये दे रखा है 200 वोल्ट, ये जो दे रखा है this is RMS value of voltage. So 200 by Z, 200 by 20, that is 10 ampere. Second is calculate the current in the circuit and then phase angle between current and voltage.
tan phi is equal to XL minus XC by R. So which is equal to XL का value 30, XC का 14 divided by 12. So 16 by 12. So 4/3 हो गया. So phi is equal to 53 degree. Is it clear? Yes sir. तुम कब आ गए? सर मैं आ गया था 5-6 मिनट बाद, क्लास शुरू होने के 5 मिनट बाद. लिख लिया? Yes, sir. Yes sir. Next question कह रहा है calculate the RMS value of current in a circuit containing a coil of resistance 50 ohm. ठीक है, resistance R is equal to 50 ohm दे रखा है, inductance L is equal to 0.5 Henry दे रखा है, और capacitance 100 μF दे रखा है. In series connected to a 100 volt 50 hertz AC source. ठीक है, 110 volt 50 hertz AC source. तो RMS वैल्यू दे रखा है RMS value of voltage is 110 volt and frequency is equal to 50 hertz. हमें RMS value of current निकालना है, तो उसके लिए पहले XL और XC निकाल लेते हैं. So inductive reactance XL is equal to omega into L. Omega 100 pi है, into 0.5, ये 50 pi हो गया. 50 pi 50 into 3.14, 157 ohm. XC is equal to 1 by omega C. So 100 pi into 1 into 10 to the power minus 6. Sorry, 100 mu f है. 100 into 10 to the power minus 6. So this will be equal to 1 by 100 pi or 110 to the power minus 2. ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा 100 by pi, which is equal to 31.83. Z का वैल्यू निकाल लेते हैं. हम लोग को IV निकालना है. Z is equal to XL minus XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R रूट अंडर 157 31.83. So XL minus XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R square. So R is 50. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं
So 134.78. अब हमें RMS वैल्यू करंट का निकालना है, तो E RMS by Z. So this will be equal to 110 by 134.8. So 0.816. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ना अगर इसी में बस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ले लें और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ले लें, तो इसको पहले करते हैं एसी करंट सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. सो let a source of alternating EMF be connected to an ohmic resistance R and a coil of inductance L in series as shown in figure. तो अगर हमारे पास बस रेजिस्टेंस और इंडक्टर रहेगा सीरीज में, R और L सीरीज में है, तो उस केस में इग्नोरिंग VC, तो वहां पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देंगे एज देयर इज नो कैपेसिटर. तो अब अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल लेंगे तो XL और R के वजह से जो रिजल्टेंट आएगा Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. So ignoring VC as there is no capacitor in the circuit, we shall obtain Z is equal to root under R square plus XL square. Now figure represents phasor diagram of RL circuit. तो यहाँ पे RL सर्किट का फेजर डायग्राम बताया हुआ है. ये VR हो गया, ठीक है, ये V5 हो गया, राइट, VL हो गया, सॉरी, और जो नेट वोल्टेज होगा ये नेट वोल्टेज V हो गया, और इसका जो एंगल होगा वो हम लोग VL by VR करके tan phi निकाल लेंगे. So tan phi is AK by OA, which is OL by OA. OL is VL and OA is VR. VL by VR. सेम करंट है दोनों में. I नॉट XL by I नॉट R हम लोग करेंगे, I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो tan phi. So tan phi is equal to XL by R हो जाएगा. ठीक है. अब यही हम लोग RC मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का एक सर्किट अगर हम देखें, so let a source of alternating EMF be connected to an ohmic resistor R, resistance R and condenser of capacity C. So ignoring VL, अब VL का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इंडक्टर नहीं है. Z is equal to root under R square plus XC square. और tan phi यहाँ पे देखो, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल लेंगे, फेजर डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम में ये VC हो गया, ये VR हो गया, दोनों का रिजल्टेंट V है. तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा tan phi is equal to VC divided by VR. तो वही VC divided by VR. अब ये नेगेटिव है तो माइनस I नॉट XC प्लस ऑफ I नॉट R.
आई नॉट कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, माइनस एक्स सी बाई आर हो गया. सो tan phi इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स सी अपॉन आर. क्लियर है? सो ये जो है ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में एक्स सी रिप्रेजेंट करेगा, आर करेगा और ये जेड होगा. So z is equal to root under r square plus xc square and tan phi is equal to xc upon r. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now let's do these two examples. So AC mains of 200 volt 50 hertz is connected to a circuit containing a resistance. तो AC mains है, इसका voltage 200 volt है और जो इसका frequency है 50 hertz है, is connected to a circuit containing a resistance of 30 ohm and a coil of inductance 4 by pi Henry in series. So R is equal to 30 ohm. L is equal to 4 by pi. और उसके बाद वर्चुअल करंट इन द सर्किट हम लोग को निकालना है. सो पहले तो हम लोग सबसे पहले अच्छा जो AC मेन ऑफ 200 तो EV जो ERMS वैल्यू है 200 वोल्ट दे रखा है और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज दे रखा है. अब जो XL का वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल. ओमेगा इज 2 पाई f इंटू एल. सो 2 पाई जो फ्रीक्वेंसी है 50 और L क्या है 4 बाय पाई है. ये पाई और पाई कैंसिल हो गया. 100 इंटू 4 400 ओम हो गया. ये एक्सएल का वैल्यू हो गया 400 ओम. Z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर. So 401.12. Now calculate the virtual current. So virtual current IV is equal to EV upon Z. So which is equal to EV का value 200 है, Z का value 401.12. So ये 0.49 हो गया. So 0.4986. Clear है बच्चों? Yes, sir. Next question is a source of 200 volt 50 hertz. ERMS is equal to 200 volt. Frequency nu is equal to 50 hertz. Is connected to a resistance of 10 ohm. R is equal to 10 ohm. A capacitor of capacity C. ठीक है.
कैपेसिटर का वैल्यू नहीं पता है, एंड एन एमीटर इन सीरीज। सो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब हम लोगों का दिया हुआ है। कैपेसिटेंस C है, वेरिएबल है। इफ रीडिंग ऑफ एमीटर इज 2 एम्पियर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर? तो रीडिंग ऑफ एमीटर इज 2 एम्पियर, सो IV इज इक्वल टू 2 एम्पियर। हम लोग कैपेसिटी C का वैल्यू निकालना है। तो EV दे रखा है, IV दे रखा है, तो Z का जो वैल्यू, Z is equal to EV upon IV. So this is 200 by 2, which is equal to 100 ohm. उसके बाद R square plus XC square is equal to Z square. तो वैल्यूज डालेंगे, R square as in 10 square, XC means 1 by omega C, is equal to Z square, 100 का square, 100 plus 1 by omega C, so this is 1 by 2 pi f into C का whole square. This is equal to 10,000, 100 square. So this will give us 1 by 2 pi into 50 into C whole square is 100 square minus 10 square. यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो this will be 99.49 means 99.5 ohm हो गया। So this will be, अब इसमें वैल्यू हम लोग डालते हैं, C is equal to 1 by 99.5 into 100 pi. So this is 1 divided by 99.5 into 100 pi. So this is 3.2 into 10 to the minus 5. 3.2 into 10 to the power minus 5. कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? सर वो 10 to the power -7 होना चाहिए मे बी। हाँ ये हाँ मतलब आपका मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है मेरा, लेकिन ऑर्डर अलग आ रहा है मेरा। 10 to the power -7 आ रहा है। आंसर 10 to the power -6। एक मिनट,
3.2 into 10 to the power minus 5 है। So इसको हम लोग 32 into 10 to the power minus 6 कर सकते हैं, या 32 में रैप कर सकते हैं। लिख लिया आप? Now let us do these questions. A coil when connected across a 10 volt DC supply draws a current of 2 ampere. तो ये कह रहा है कि अगर कॉइल के थ्रू, एक कॉइल है उसमें जब डीसी सप्लाई देते हैं, राइट, तो करंट 2 एम्पियर है, तो इससे जो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू V बाय I हो जाएगा। सो दिस इज 10 by 2 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, सो sorry 5 ohm. So when it is connected across 10 volt 50 hertz AC supply, the same coil draws a current of 1 ampere. So ये देखो R का वैल्यू तो 5 ohm निकल गया हम लोगों का, राइट। अब सेकंड केस में जो है Z का वैल्यू अगर निकालेंगे, Z इज इक्वल टू EV अपॉन I। सो जो हमारा जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है, 10 बाय करंट यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, सो सॉरी करंट 1 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, सो 10 अपॉन 1 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 10 बाय 1, 10 ओम हो गया। तो Z का वैल्यू पता चल गया। अब Z पता है, R पता है, अब कॉइल है तो इसमें जो इंडक्टर भी होगा, सो Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, या सॉरी, सो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो Z का वैल्यू 10 दे रखा है, 10 इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, 100 इज इक्वल टू 25 प्लस XL स्क्वायर। सो XL इज इक्वल टू 75 का रूट अंडर, सो दिस इज इक्वल टू 5 रूट 3 हो गया। सो XL इज इक्वल टू 5 रूट 3। अब इसमें हम लोग को L का वैल्यू
अगर हमने निकालना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है अगर, so L is equal to, so omega L is equal to, XL means omega L is 5√3, so L is equal to 5√3 by omega 2 pi f 2 into pi into 50 hertz. So this will be L is equal to 5√3 divided by 100 pi. This is 0.0275. So 0.0275. ठीक है. अब इसमें कह रहा है कि सप्लाई द सेम. सो एक्सप्लेन व्हाई डज इट हैपन इज बिकॉज जब हम एसी सर्किट, एसी करंट पास करेंगे, तो एसी करंट पास करने से उसमें जो इंडक्टर के वजह से जो रेजिस्टेंस है, एक्सएल का वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट विल आल्सो कम इनटू पिक्चर. बस रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा. जब डीसी सप्लाई करते हैं तो बस रेजिस्टेंस ही रहेगा वहां पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का कोई रोल नहीं होगा. और जब हम लोग एसी करंट पास करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन जो इम्पीडेंस आएगा, उस इम्पीडेंस को हम लोग यूज करेंगे, और इसीलिए अलग अलग वैल्यूज आ रहा है करंट. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया आप लोगों ने? Next question. In an RL circuit, potential difference across the inductor L is 120 volt. तो RL सर्किट दे रखा है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, एक एसी सोर्स. So in an RL circuit, potential difference across the inductor L is 120 volt. So that means VL is equal to 120 volt, and potential difference across resistor VR is equal to 90 volt. If RMS value of current is 3 ampere, IV is equal to 3 ampere. What is the impedance of the circuit, and what is the phase angle between voltage and करंट? तो ये देखो, ये अगर तुम बनाओगे, ये हो गया VR, इधर हो गया VL, सो ये डायरेक्शन VL का, ये हो गया VR का, और जो नेट वोल्टेज है ये हो गया V. ठीक है, ये एंगल फाई हो गया. सो हमारा व्हाट इज द इम्पीडेंस आपको पहले पूछा है. सो जो टोटल वोल्टेज V is equal to root under VR square plus VL square. So this is equal to root under 90 square plus 120 square. So which is equal to this is 150 वोल्ट आ गया. सो 150 वोल्ट हो गया. अब हमारे पास जो Z का वैल्यू है V बाय IV होगा, इम्पीडेंस का वैल्यू. सो V बाय IV वोल्टेज है 150 और वो 3. सो दिस इज इक्वल टू 50 ओम. Z का वैल्यू हो गया. उसके बाद एक तो इम्पीडेंस पूछा, दूसरा फेज एंगल पूछा. फेज एंगल tan फाई देखोगे, tan फाई इज इक्वल टू VL बाय VR कर लेंगे. VL था हमारा 120 by 90, 4/3. So phi is equal to 53 degree. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, we'll stop here, है ना. अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स और करेंगे थोड़ा इस पे, और उसके बाद फिर 2-3 टॉपिक बाकी रह गया है.
जो LC ऑसिलेशंस वाला रेजोनेंस का कंडीशन जो निकालते हैं, ये सारी चीजें रह गई हैं, वो सब उसके बाद करेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. आई एंड टेक केयर।